हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और पता नहीं किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा आगे का क्वेश्चंस नहीं हो पाया था, जिसको हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं और उस ऑप्शन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? फिर से पढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अच्छा दोस्तों, ये था क्या? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से हमारे संविधान के प्रस्तावना पे समर्पित है। क्या है? क्वेश्चन हमारे संविधान के प्रस्तावना से लिया गया है। अच्छा, अब प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, प्रस्तावना होता क्या है? तो जैसे आपका कोई इंट्रोडक्शन होगा, जैसे आपसे कोई बोल दे तुम्हारा परिचय क्या है, तो आप बताते हैं मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मेरा गांव यहाँ है, मेरा जिला यहाँ पड़ता है। तो उसी तरह अगर कोई बोल दे हमारे संविधान का परिचय क्या होता है, तो हमारे संविधान का जो परिचय होता है ये होता है हमारे देश की संविधान प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। और ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की तीसरी बैठक, कौन सा बैठक? तीसरी बैठक, जो कि हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसी बैठक में हमारे देश का प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था। तो जब ये प्रस्तावना हमारे संविधान में ऐड किया गया तो इस प्रस्तावना को लेकर बहुत सारा भूचाल आ गया था। क्या आ गया था? बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे इस पर केस हुए। तो उसी केस का एक प्रारूप ये था कि ये जो हमारा संविधान था इसमें 1973 में इस प्रस्तावना को लेकर एक केस हो गया था, जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो अच्छा, ये जो केस हो गया था प्रस्तावना को लेकर के, अच्छा ये हुआ क्या था? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन से संबंधित, और इसमें ये केस तो 1973 में हुआ, लेकिन इससे पहले भी इस प्रस्तावना को लेकर 2-3 केस हो चुके थे। उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। ये केस हो गया था आपको 1957 में। कब? 1957 में। अच्छा, इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा गया था कि यदि क्या था? इस केस में कहा गया था यदि सरकार या कोई व्यक्ति प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो हम इसकी रक्षा के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं। क्या? यदि सरकार या कोई व्यक्ति हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी अवहेलना करता है तो हम न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं। जस्ट इसके 3 साल बाद यानी 1960 में, कब? 1960 में फिर एक प्रस्तावना पर केस हो जाता है। उस केस का नाम होता है बेरूवारी यूनियनवाद 1960। क्या होता है? बेरूवारी यूनियनवाद 1960, जो कि ऑप्शन बी में है। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का अंग नहीं है। क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तो हो गया। फिर इसमें 13 साल बाद क्या? फिर इसमें 13 साल बाद यानी 1973 को फिर से एक केस हो जाता है हमारी प्रस्तावना पर। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए हुए फैसले को बदल दिया और उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का अंग है और इसमें संसद चाहे तो उचित संशोधन कर सकती है। लेकिन वो संशोधन कैसा होना चाहिए? वो संशोधन होना चाहिए सकारात्मक, यानी कुछ भी संशोधन नकारात्मक रूप से नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन इससे इतने सारे बन जाते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। सही बात है। अच्छा,
इसका ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 का प्रावधान है। क्या है? अनुच्छेद 32 का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट यानी नियम कानून बनाया गया है, और उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे जो भी होता है उसकी रक्षा करता है। हाँ तो दोस्तों कहाँ थे? दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अच्छा, इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है जिसका नाम है 32। हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमारे कानून का कोई उल्लंघन करता है, यदि कोई अधिकारी हमें किसी भी तरीक़ा से प्रताड़ित करता है जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ हो, या हमें कोई ज़बरदस्ती कानून हमारे ऊपर थोपा जाता है, तो हमारे लिए हमारे कानून की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उसी में सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत हमारे संविधान में 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो किसे कहा जाता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे के.जी. बालकृष्णन। कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। अच्छा, अगला ऑप्शन सबके भी बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, एच.जे. कानिया कौन थे? एच.जे. कानिया जो थे ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, ऑप्शन सी में है वाई.बी. चंद्रचूड़। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है ये हमारे देश में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। किसके नाम? वाई.बी. चंद्रचूड़ के नाम। तो अगर आपसे कोई पूछ दे भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे वाई.बी. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्अवलोकन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? न्यायिक पुनर्अवलोकन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 137। यानी न्यायिक पुनर्अवलोकन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 से संबंधित है। अच्छा, इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि उन्होंने अपने फैसले में कोई गलती कर दी है या त्रुटि कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने खुद के दिए हुए फैसले को बदल सकता है और उसमें उचित परिवर्तन कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन संविधान के अनुच्छेद 137 से संबंधित है। अच्छा, इसमें अगला ऑप्शन सब आ जाता है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 129 में कहता है। अच्छा, इस अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हो गया? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा सभी न्यायालयों के लिए। उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है या उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला सुना दिया वो हर किसी को मानना पड़ेगा। हो सकता है कि वो फैसला आपके लिए संतुष्टजनक ना हो या आपके लिए उपयुक्त ना हो, या भले आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो फैसला सर्वमान्य हो गया। यदि आप उस फैसले के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उल्टा आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 129 हो गया। अच्छा, अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में कहा गया है हमारे संविधान के बजट के बारे में बताया गया है। किसके? बजट के बारे में। अनुच्छेद 112 हमारे संविधान के बजट के बारे में संबंधित करता है। अच्छा, इससे संबंधित एक अनुच्छेद और आ जाता है अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 जो है ये हमारे संविधान में धन विधेयक से संबंधित है। किससे? धन विधेयक से संबंधित है। अच्छा, अगला ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? यदि मान के चलिए
यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी सार्वजनिक मुद्दे पर उसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेनी चाहिए तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। अच्छा हाँ, इसमें तो ये हो गया, यदि मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को जो भी सलाह मशवरा दिया, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उस फैसले को माने या फिर ना माने। तो इतना हो गया। तो इस क्वेश्चन का सभी ऑप्शन डिस्क्राइब हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 32। अच्छा, इसमें और ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 40। तो ऑप्शन ए में 40 क्या कहा गया है? 40 में कहा गया है कि इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 40 में। अगला ऑप्शन आ जाता है अनुच्छेद 44। तो ये 44 है, इसमें कहा गया है यूसीसी, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सिविल समान नागरिक संहिता। किसके बारे में बताया गया है? समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। अच्छा, अगला ऑप्शन आ जाता है अनुच्छेद 24। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें मुख्य रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों या खानों में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी होटल, कारखानों या खानों में उससे कोई मजदूरी कराता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, ये हो गया। हाँ, इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लोकहितवाद यानी PIL की संकल्पना किस देश से हुई थी? लोकहितवाद यानी PIL की संकल्पना जो है ये किस देश से शुरू हुई थी? तो वो था कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, अब हम थोड़ा PIL के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेशन। क्या? पब्लिक, लिख देता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, GATION। ये तो हो गया PIL का फुल फॉर्म। अच्छा, PIL होता क्या है? तो PIL एक जनता को दिया गया एक अधिकार होता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी अदालत द्वारा जनता को दिया गया एक अधिकार होता है जिसमें हमारे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अच्छा, कैसे बनाया गया है? मान के चलिए किसी सरकारी कार्यों में कोई धांधली हो रही है। क्या? सरकारी कार्यों में कोई धांधली हो रही है, तो अगर हम उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहें, मान चलिए हम उसके खिलाफ कोई केस करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना है? PIL दर्ज करना पड़ेगा। क्या? PIL दर्ज करेंगे। और यानी PIL का मतलब क्या हुआ? हम उस पर एक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा कि सरकार या कोर्ट या न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उस संस्था के खिलाफ एक उचित एक्शन और कार्रवाई करेगी। तो PIL का मतलब यही होता है। PIL क्या होता है? PIL कोई भी आम नागरिक कर सकता है यदि उसको लगता है कि किसी सरकारी कार्यों में कोई धांधली हो रही है या कुछ गलत चल रहा है तो। अच्छा, ये हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो वो आ जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अच्छा, ये क्या होता है? दोस्तों, हमारे संविधान के सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्य रूप से 3 तरह के मामले आते हैं। किस तरह के? 3 तरह के। उसी में सारे मामले कैटेगराइज है। पहला आ जाता है एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा होता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अच्छा, ये होता क्या है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब हो गया एक तरीका से, मान लीजिए अगर दो राज्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या? 2 राज्य किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, तो उसका जो निपटारा होगा वो कहाँ होगा? वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, बाकी किसी भी अदालत में नहीं हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सर्वोच्च अपीलीय क्षेत्राधिकार वाला एक अदालत है
जिसमें क्या होता है, अगर मान के चलिए आपको हाई कोर्ट या किसी जिला अदालत से किसी में आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। किसको? उससे हायर अदालत में। मान चलिए आपको जिला अदालत से कोई फैसला आपके खिलाफ आया तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब मान चलिए आपके खिलाफ हाई कोर्ट में भी आपके खिलाफ फैसला आ गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये हो जाता है। अच्छा, अगला ऑप्शन है कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाता है कि ये किससे संबंधित हो जाता है? ये हो जाता है राष्ट्रपति से संबंधित। अगर मान चलिए राष्ट्रपति को लगता है कि किसी सार्वजनिक मुद्दे पर उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेनी चाहिए तो वो अनुच्छेद 100 किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। किसके? अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो वो है कितनी? 65 वर्ष। कितनी वर्ष है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। अच्छा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय पड़ता कहाँ पर है? तो ये हमारे दिल्ली में पड़ता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त होता है? संसद के पास। किसके पास? संसद ही इसमें कुछ भी कर सकता है। मान चलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो ये, या मान चलिए इसके सुप्रीम कोर्ट में या किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का विस्तार करना है या उसका लोप करना है तो ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वही अनुच्छेद 134(1). इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायालय है, जिसके अगर मान के चलिए आपके किसी निचले अदालत में आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। अच्छा, अगला ऑप्शन सब इसमें आ जाता है अनुच्छेद 137। तो ये बता ही चुके हैं अभी पीछे, क्या ये है? न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 134 ये किससे संबंधित है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। यानी क्या, हमारे संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया? अनुच्छेद 124 में। अच्छा, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 214। ये 214 किसके बारे में बताता है? तो किसी राज्य में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है। किसके? किसी राज्य में हाई कोर्ट के गठन से संबंधित बारे में सूचना देता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, या प्रत्येक नहीं तो एक राज्य का 2-3 हाई कोर्ट भी हो जाता है जो कि उसी के अंतर्गत आता है। तो यानी सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राज्यों में हाई कोर्ट के गठन से संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वो है कम से कम 5 होना चाहिए। अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला के लिए आया है तो फैसला के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश उस फैसला को आए और उसके बारे में फैसला सुना दे और चले जाए। तो उसके लिए कम से कम उस न्यायालय में 5 न्यायाधीश रहना चाहिए। कितना? कम से कम। अगर जब तक 5 न्यायाधीश नहीं रहेगा तो उसके बारे में फैसला नहीं सुनाया जाएगा, उसको सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर जब 5 न्यायाधीश आता है तो उसके बारे में फिर से फैसला सुनाया जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होना चाहिए? तो वो 5। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन पर किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो वो किसके? वो है राष्ट्रपति। किसके? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला कहीं भी सुना सकता है। तो जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? हमारे दिल्ली में है, और दिल्ली में ही इसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति की सलाह से ये फैसला अपना कहीं भी सुना सकता है, और ऐसा अभी तक हो भी चुका है।
एक हैदराबाद और श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। कहाँ पर? हैदराबाद और श्रीनगर में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते वो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से? संचित निधि से। अच्छा, संचित निधि क्या होता है? तो भारत सरकार के अंतर्गत जितने सारे अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गया, इनके सारे सब जो वेतन और भत्ता दिया जाता है, ये सब के सब कहाँ से दिए जाते हैं? वो संचित निधि से दिए जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन यह जाता है कि संचित निधि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 266। किससे? 266 के 1 से संबंधित है। संचित निधि के बारे में बताया गया। अच्छा, एक आकस्मिक निधि भी होता है। क्या होता है? आकस्मिक निधि। ये 267 से संबंधित है। किससे? 267 से। अच्छा, ये आकस्मिक मतलब समझ में आ रहा है, यानी कुछ इमरजेंसी केस में अगर मान के चलिए संचित निधि में पैसे की कमी हो गई, तो जो भी वेतन और भत्ता होता है वो आकस्मिक निधि से दिया जाता है। अच्छा, आकस्मिक निधि में अलग से इसमें फंड का प्रावधान किया गया। कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए कितना? 500 करोड़। कितना? आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपया जो है अलग से उसमें अमाउंट करके रख दिया जाता है, ताकि अगर किसी आकस्मिक स्थिति कोई बनती है तो न्यायाधीशों या जो भी न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या जो भी भारत सरकार के अंतर्गत जो भी अधिकारी आते हैं, उनका वेतन और भत्ता दिया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये वही संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार हो या उसमें न्यायाधीशों की संख्या के बढ़ाने का अधिकार हो, ये सब किसके पास है? संसद के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो किसके तहत जारी करता है? तो वो है अनुच्छेद 226। किसके तहत? 226 के तहत रिट जारी करता है। याद रखिए दोस्तों, ये हाईकोर्ट के बारे में बताया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ जाता, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो रिट जारी करता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत? वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। किसके तहत? 32 के तहत रिट जारी करता है। अच्छा, अगला ऑप्शन इसमें क्या क्या आ जाता है? ऑप्शन 214 है। 214 किसके बारे में बताता है? ये किसी राज्य में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है। अच्छा, अगला ऑप्शन 124 आ जाता है। अनुच्छेद 124 जो है अनुच्छेद 124 जो है देश में एक सुप्रीम कोर्ट के गठन के प्रावधान को मंजूरी करता है। तो चलिए इससे इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो वो है न्यायिक समीक्षा। सिंपल सी बात है, भारत में जो संविधान है वो जो उसका मूल सिद्धांत क्या है? संविधान किस लिए बना है? ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए, हमें बोलने की आज़ादी मिले, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आज़ादी मिले, किसी तरीक़ा से मतलब जो भी होता है हमें जीने का अधिकार मिले। तो यही कहा गया है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? न्यायिक समीक्षा। और ये न्यायिक समीक्षा किससे होता है? वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के तहत किया जाता है, या हाई कोर्ट के तहत किया जाता है, या किसी भी जीरा न्यायालय के तहत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किस अदालत में है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किस अदालत में है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, ये तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है? तो तदर्थ न्यायाधीश जो होता है एक रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। क्या? रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। अच्छा, इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा केस पेंडिंग में है। क्या है? बहुत सारे केस पेंडिंग में है, बहुत सारे काम है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जितना मान के चलिए न्यायाधीश है उससे इस काम को नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का भी अधिकार है, ताकि अगर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए तो जो भी बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग में हो वो न्यायाधीश उसको ख़त्म करे या उसका सॉल्यूशन कर सके। तो ये होता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो किस में है बताए थे, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा और इसको मानने के लिए हर कोई बाध्य है। तो यही हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 137 के बारे में भी बता ही चुके हैं क्या? ये न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित है। और अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है? भाई ये तो हमको भी नहीं पता किससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। उच्च न्यायालय के, हाँ याद आ गया, ये जो है 215 अनुच्छेद ये उच्च न्यायालय के अवमानना से संबंधित है क्या? जैसे सर्वोच्च न्यायालय जो अपना फैसला दे दिया तो उसका अवमानना नहीं करना है, ये अनुच्छेद तो 129 में तो कहा गया। और यही सेम प्रावधान उच्च न्यायालय के बारे में भी कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 215 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि उच्च न्यायालय के अवमानना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जस्ट वही 215 में। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो होता है हमारे देश के महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, महान्यायवादी के बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 76 में। क्या कहा गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।